और चलिए अब देखिए हमारा खास चुनावी शो उम्मीदवार। चौबीस का रण शुरू हो गया है। रणभेरी बजने के बाद सभी लोग मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी चूंकि साल भर चुनाव लड़ती है, एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की शुरुआत कर देती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं। कुछ एक सीटें बाकी हैं, लेकिन आगरा की एक सीट है फतेहपुर सीकरी, उसमें प्रत्याशी घोषित किया है राजकुमार चहर जी को। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आइए चहर जी के साथ चलते हैं फतेहपुर सीकरी के सफर पर। दो 2019 को देखा हमने, 14 को देखा, 24 को देख रहे हैं। तीनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, तीनों में एक ही अंतर है। 2014 में पहली बार देश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। उसके बाद वो जनता की मांग और बढ़ गई 19 में, तो 19 में फिर मोदी जी पीएम बने। और 19 के बाद जो बड़े बड़े काम देश भर में हुए, दुनिया में जो भारत की एक तरह से कहेंगे धाक जमी, राम मंदिर का निर्माण हुआ और धारा 370 हटी, नागरिकता संशोधन विधेयक किया, 3 तलाक लागू हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अलग अलग सेक्टर्स में किसानों की राहत दी गई, अलग अलग प्रकार के जो काम हुए, तो उससे अब 2024 में भी बढ़त की तरफ बढ़त चलती चली जा रही है। तो 14 से 19 और 19 से अब 24 और आगे। तो इस प्रकार अब मोदी जी के प्रति जो स्नेह और प्रेम है जनता में, वो जबरदस्त बढ़ा है। सर, 370 सीटों का एक बड़ा असंभव सा लक्ष्य रखा गया है, ये चेज हो पाएगा भाजपा से? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। मोदी जी जब कोई लक्ष्य तय करते हैं तो वो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, पूरा देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है। संकल्प से सिद्धि, ये उनका हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है। तो संकल्प है और देश की जनता में, देश के जनमानस में ये है वातावरण कि पूरे देश भर की जनता एक बार, क्योंकि दूसरी तरफ परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है और परिवारवादी लोगों के पास कोई भी मुद्दा भी नहीं है चुनाव में जाने का। तो मोदी जी ने जो तय किया है 370, तो निश्चित रूप से 370 से ऊपर जाएंगे। क्योंकि 370 अंक नहीं है, ये एक भावनात्मक शब्द भी है। धारा 370 हटने के बाद तो 370 पार करेंगे। से जुड़ी आपकी सीटें हैं और ख़ास तौर पे मैं कहूँ तो जहाँ पर एक वक्त था कि एक परिवार का दबदबा कहा जाता था, चाहे वो आगरा हो, फतेहपुर सीकरी हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, बदायूं हो, इटावा हो, उस परिवार का कुछ दबदबा दिखाई दे रहा है। सैफी परिवार की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सैफी परिवार एक, वो भी धीरे धीरे धीरे, मुलायम सिंह जी जब थे तो शुरुआत के दिनों में मुलायम सिंह जी ने ठीक बात है संघर्ष किया और अपने आप को स्थापित किया राजनीति में, लेकिन समाजवादी जो शब्द है उससे वो परिवारवाद की तरफ चले गए। उनका जो मूल उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं भटकाव में गया और वो लोहिया जी की जो बात करते थे कि लोहिया जी के हम नियम पे चलते हैं, समाजवादी हैं, तो समाजवादी न रहकर वो परिवारवादी हो गए। आज आप देखिए पूरा परिवार, चाहे रामगोपाल जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे डिम्पल जी हों, चाहे धर्मेंद्र हों, चाहे अच्छे हों, चाहे जो भी हों, तेजू हों, एक परिवार अपने पोषण के लिए काम करने का काम कर रहा है। तो अब जनता में भी उनकी धीरे धीरे स्वीकृति बहुत घटी है और आने वाले समय में इस लोकसभा चुनाव में देखिएगा, मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी कोई सीट जीत पाएगी। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राष्ट्रीय लोकदल के आने से क्या फ़ायदा मिला? देखिए, निश्चित रूप से जो एक बहुत बड़ा काम हुआ किसानों के मसीहा के रूप में जिनकी पहचान रही चौधरी चरण सिंह जी की, उनको भारत रत्न देने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। भारत रत्न जब दिया गया, ये मांग बड़े लंबे समय से थी किसानों की, तो किसानों का सम्मान हुआ है। तो अभी राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में साथ है और राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक चौधरी चरण सिंह जी को मानने वालों का एक वोट बैंक है। तो वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत निश्चित रूप से। आज सुबह जब आप निकले तो आप सबसे पहले आपने अपनी गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी की और खेतों की तरफ मोड़ दी।
कल वहाँ ओलावृष्टि हुई थी। तो ये जो जुड़ाव था किसानों के साथ, चूँकि किसान नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जुड़ाव बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, किसान होने के नाते और किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष होने के नाते भी और सांसद होने के नाते भी मेरा दायित्व बनता है कि मेरे क्षेत्र में ओलावृष्टि हो गई, कल बहुत तूफान आया और लगभग 50 गांव 2 ब्लॉकों में 3 ब्लॉकों में वो बुरी तरह से प्रभावित हो गए। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई ओलावृष्टि से। आज दोपहर तक के मेरे जो कार्यक्रम थे वो पहले चुनावी कार्यक्रम थे, मेरी कुछ नुक्कड़ सभाएं थी। ओलावृष्टि के बाद वो मैंने नुक्कड़ सभाएं कैंसिल की। मैंने तय किया कि मैं अपने उन किसानों के बीच में जाऊं जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो जिलाधिकारी आगरा से बातचीत की मैंने कलेक्ट्रेट जाकर और उनको मुआवजे के लिए तय कराया। और फिर मैं उन गाँवों में गया, उन पगडंडियों पे गया, उन खेतों में भी गया जहाँ किसान की फसल बर्बाद हुई। उन पीड़ित और परेशान किसानों से मिला, उनको ढांढस भी बनाया और उनको आश्वस्त किया है कि शीघ्र से शीघ्र जो भी नुकसान उनका हुआ है उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, फसल बीमा से केंद्र की सरकार करेगी। किसानों की जब बात आती है तो हमेशा कहा जाता है, तमाम संगठन हैं वो अभी थोड़ी दिन पहले भी धरने पर बैठ गए थे किसानों के। क्या किसानों की नाराज़गी है? देखिए जी, आप किसानों की नाराज़गी से पहले अगर आप जाएं तो उसके बाद कई चुनाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, राजस्थान में भी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में भी रिकॉर्ड टूटे सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भी 2022 का चुनाव हुआ तो यहाँ भी ज़बरदस्त बहुमत से सरकार बनी। किसानों को भ्रम में डालने का एक वर्ग काम करता है और वो भी कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि उनका भी उद्देश्य किसान हित की बजाय परिवारवाद तक ही सीमित हो गया है। वो अपने परिवारों तक ही किसान यूनियन को चलाना चाहते हैं, मुद्दे नहीं हैं। और किसानों के जीवन में जो बड़े बदलाव मोदी जी ने किए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, ड्रिप इरिगेशन और अभी जल जीवन मिशन में जो हर घर नल से जल देने की जो बात हुई है, तो उसके बाद किसानों में कहीं किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है। किसान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो जानते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव मोदी जी ने किया है और आने वाले समय में भी मोदी जी ही बदलाव करेंगे। और जयंत की जोड़ी थी, युवाओं की जोड़ी, अखिलेश राहुल की जोड़ी थी, फिर से अखिलेश राहुल की होगी, लेकिन जयंत जी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, एक देश हित में निर्णय लिया है, नए भारत के निर्माण के लिए निर्णय लिया है और वो जानते हैं कि भारत का जो निर्माण है, नए भारत का जो निर्माण मोदी जी कर रहे हैं उसमें उन्होंने साथ आने का फैसला किया है। तो ये स्वागत योग्य है और जयंत जी ने जो जनता की डिमांड थी उसी के अनुसार निर्णय किया है। कांग्रेस की जमीन तो उत्तर प्रदेश में कहीं अब बची नहीं है। अमेठी, रायबरेली 2 ऐसी संसदीय सीट थीं जो कहा जाता था कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए और चुनाव पर्चा भरे, गांधी परिवार से जुड़ा हो और चुनाव जीत जाए। पिछली बार अमेठी हार गए। रायबरेली से जो माता जी थी सोनिया जी, वो चली गई, उन्होंने कहा हम राज्यसभा जाएंगे। तो दोनों सीटें खाली हैं, संशय की स्थिति बनी है, कांग्रेस चुन नहीं पा रही, किसको लड़ाए? कांग्रेस में बुरी तरह हताशा है और उनके जिस प्रकार के शब्दावली और बातचीत जो उन्होंने लगातार की है और मुद्दे विहीन राजनीति करने का जो काम किया है और उनके पास नेतृत्व का भी अभाव है, कोई नेता ही नहीं है उनके पास। वहाँ आके फिर वही परिवारवाद टिक जाता है। नेहरू जी से चलिए और राहुल गांधी तक आ जाइए, प्रियंका जी पे आ जाइए, राजीव जी पे पहुँच जाइए, इंदिरा जी पे पहुँच जाइए। तो वो परिवारवाद के कारण वो जो एक राहुल गांधी को लोग शुरू में सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या है, ये क्रांति करेंगे, लेकिन जब जब उनको लॉन्च किया तब तक वो फेल हुए, जनता की नज़रों में कभी वो उतर नहीं पाए और उसी का कारण है कि आज उनको उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना पड़ा। सबसे बड़ा गढ़ किसी ज़माने में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश हुआ करता था। धीरे धीरे ये स्थिति आज आ गई कि आज अमेठी और रायबरेली में भी ये तथाकथित जो गांधी परिवार है, शहजादा और उनकी सिस्टर, ये वहाँ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अरे लड़ना चाहिए था, राजनीति में जीत और हार तो लगी रहती है। अब चुनौतियों से डर के भागेंगे तो कहाँ राजनीति करेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ से भागते भागते अभी केरल गए, अब केरल का रास्ता पता नहीं कहाँ हो के उन्हें इटली तक ले जाएगा, ईश्वर मालिक है। जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो वो हमेशा उनका हमले का जो टारगेट होता है, किसान भूखा है, किसान की फसलें चौपट हो रही, किसान को लेकर सरकारें कुछ करती नहीं हैं, केवल वादे ही करती हैं। इवन जिन 3 कानूनों को आपने वापस ले लिया, उनका भी जिक्र उनके भाषण में आ जाता है। देखिए, किसान की जो हालत करी जिस पे आज वो बोलते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी। 65-70 साल उनका राज रहा
नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्ष का सेवा काल, माननीय अटल जी का सेवा काल और कांग्रेस पार्टी का राज। तो कांग्रेस के राज में जो किसान विरोधी नीतियां रहीं, गरीब विरोधी नीतियां नहीं, नारे उन्होंने लगाए लेकिन उस पर कभी काम नहीं किया। आज 23 करोड़ जनता, किसान, जो गरीब जो तबका है वो ऊपर उठ के आया है गरीबी की रेखा को तोड़कर, तो मोदी जी के समय पे आया है। आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहली बार डायरेक्ट खाते में अगर किसानों को कुछ मिला, आज 2 लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में पैसा गया है। 23,000 करोड़ का केवल बजट हुआ करता था कांग्रेस पार्टी के समय पर कृषि का, आज 1,35,000 करोड़ का बजट है। कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, किसान के हित के लिए अनेक सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। किसान रेल वगैरह से लेके कितने कोरोना के काल में भी हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चिंता करने का काम किया। तो उनको कहीं ना कहीं पश्चाताप होता है राहुल गांधी को, तो उस पश्चाताप में भड़बड़ा के वो बोलना शुरू कर देते हैं किसानों के हित में। तो उनका कभी लगाव नहीं रहा साहब किसानों से, वो किसानियत जानते नहीं, किसान का कष्ट कभी उन्होंने देखा नहीं। गेहूँ, तस्वीरें तो सर कई आई हैं, गेहूं धान रोपते तस्वीरें आती हैं, कभी दीदी आती हैं, राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते आती हैं, तो कुछ तो करते हैं ना। नहीं वो उन्होंने कभी, देखिए ये पूरा देश जानता है, ये एक कोरी ड्रामेबाजी करने से, एक दिन की फ़ोटो सेशन कराने से कुछ नहीं होता साहब। किसान को समझने के लिए किसान बनना पड़ेगा, किसान को समझने के लिए गांव में रहना पड़ेगा, उसकी तकलीफ़ को जानना पड़ेगा। उसकी तकलीफ़ को कोई गरीब परिवार का बेटा ही जान सकता है, मोदी जी ने जानी है। कांग्रेस ने और तमाम राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया, इंडी अलायंस बनाया था, तो कई सारे साथी थे। फिर नीतीश जी थे, अलग हो गए, जयंत अलग हो गए, ममता दीदी अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो सब अलग अलग हो गए। तो वो गठबंधन अभी चुनाव मैदान में आने के पहले ही खुल गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। उनकी उम्मीद है कि वो शायद कुछ चमत्कार कर सकते हैं। कुछ लगता है क्या? उनके पास कोई चमत्कार बचा नहीं है। जनता ने बुरी तरह से उनको नकार दिया है। जनता को हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण में एक ही नारा समझ में आता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चारों तरफ से मोदी जी उनको नजर आते हैं, उनकी आशा की एक ही केंद्र है। वो आम जनता जानती है कि आज भारत को भी अगर दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी पहुंचा रहे हैं। आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, महिला, ओबीसी, पिछड़ा, एससी, एसटी, जो भी वर्ग हैं समाज के, उसकी सबकी चिंता करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो आशा की किरण और आशा का सूर्य एक ही है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक आरोप और आप लोगों के ऊपर लगता है कि जहां पर आप चुनाव नहीं जीतते हैं वहां सरकार जरूर बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? अब देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सरकार तो बनती है गणित से, सरकार बनती है एमएलए किसके पास कितने हैं, और उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी होती है। आज वो देश की आवाज़ भी सुन रहे हैं ऐसे लोग, तो वो जानते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना है, तो उस रास्ते पर वो चलते हैं। अब सरकार बनाने के लिए कोई तोड़ फोड़ और ये सब चीज़ें भाजपा कभी करती नहीं, न कभी किया है। अब स्वयं में कोई आके कहेगा कि जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी हम नीतियों से प्रभावित हैं, मोदी जी का नेतृत्व हम स्वीकार करते हैं, तो उसमें मना कौन करेगा राजनीति में? सर, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो समाजवादी पार्टी का जो लोग दम भरते थे, उनके कई सारे विधायक बागी होके आप लोगों को समर्थन दे दिए। हाँ हाँ, देखिए समाजवादी पार्टी भी आने वाले समय में आप देखिएगा टूटेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और मोदी जी ने और योगी जी ने संतुष्टीकरण की राजनीति की है हमेशा। तो समाजवादी पार्टी आने वाले समय में आप देखना बिखर जाएगी। पिछली बार मैं फिर भी कहूँगा ठीक ठाक परफॉर्मेंस उन्होंने कर लिया था 2022 में। आने वाले विधानसभा के चुनाव में देखिएगा सपा की अब तक के पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। सर, 80 सीटों का ये उत्तर प्रदेश का गुलदस्ता है, इसमें कितने कमल खिलेंगे? 80 के 80 रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। एक भी सीट दूसरा दल नहीं जीत पाएगा, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे, अमित शाह के नेतृत्व में जीतेंगे, योगी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। इतना सर विश्वास कैसे है? विश्वास है, जनता का जो वातावरण है, जो जनता में उल्लास है, जो जनता ने जातिवाद की और ये जो तुष्टीकरण की नीतियाँ अपनाने वाले लोग हैं उनको दरकिनार किया है। तो जनता अब समझ चुकी है कि हमें एक नए भारत का निर्माण करना है, नई समाज का निर्माण करना है, और ये संभव है मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ में नेतृत्व में ये संभव है। पूरा जो
सफ़र है इस वक्त जो चल रहा है, हम लोग भी चल रहे हैं आप ही की इन लोकसभा में, ये कैसा चल रहा है, वातावरण कैसा है? लोगों से तो बड़ा बिजी शेड्यूल होता हाँ, होगा। देखिए अभी 7 मई का हमारे यहाँ चुनाव है, लेकिन अभी 2-3 बड़े रोड शोज हुए जो पिछले 2019 में मैं जब लड़ा था उससे भी ज़्यादा उल्लास मुझे जनता में देखने को मिल रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि मोदी जी को मेरे क्षेत्र की जनता दिल और जान से प्यार करती है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ ही क्षेत्र का। पिछली बार 2019 में 64.4% वोट शेयर था जो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 था, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का। 4,95,000 की जीत थी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे यहाँ राजबब्बर जी, उनकी 2,000 वोटों से जमानत बची थी, मात्र 2,000 वोटों से। तो अभी आप देखिएगा, मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी या जो भी दल, उन पर बड़ी मुश्किलों से तो प्रत्याशी मिले हैं। प्रत्याशी भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी जनपद को जाना नहीं, देखा भी नहीं है, लोग भी उनको नहीं पहचानते। तो ऐसे प्रत्याशी हैं और ऐसी ही पार्टियां हैं। तो प्रत्याशियों का भी चुनाव नहीं है ये चुनाव तो प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। तो मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने इस बार मन बनाया है। आप देख रहे होंगे, जब मैं चलने निकला तो एक दिव्यांग साथी मिल रहा था और वो अपने आप नारे लगा रहा था कि अब की बार 7 लाख पार से जीतेंगे हम। तो एक ये दृढ़ संकल्प फतेहपुर सीकरी की जनता ने कर लिया है कि देश भर की टॉप जीतों में से जो आएंगी उनमें फतेहपुर सीकरी शामिल होगी। गारंटी तो मोदी की है और वही गारंटी है। सुबह से शुरू हुआ ये सफ़र हमारा अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है। फतेहपुर सीकरी का जब मैं आने लगा तो मैंने पढ़ा, राजनीतिक अगर इतिहास में पढ़ूँ आगरा फतेहपुर सीकरी का, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन ये ज़मीन 2014 के बाद तैयार हुई। हाँ, निश्चित रूप से मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनने की बात आई और देश में एक आवाज़ उठी, तो हमारे यहाँ की जो जनता है फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की, एक तो वो जातिवाद से बिल्कुल दूर है, कोई जातिवाद नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। सामाजिक समीकरण भी बहुत प्यार भरा है और यहाँ पर जो जिस वर्ग का संतुष्टिकरण, वो तुष्टिकरण जो वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर उनकी संख्या भी बहुत नहीं है। और इस बार तो मैं और बता दूँ आपको, अभी फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर मुझे बुलाया था मुस्लिम समाज के लोगों ने। पहली बार किसी पार्टी के प्रत्याशी को दरगाह के पास, दरगाह के अंदर लड्डुओं से तोला गया और वो राजकुमार चाहर को तोला, मोदी जी को मोदी जी के प्रतीक को तोला। तो इस तरह का एक वातावरण जो खड़ा हुआ, तो आज मुस्लिम समाज भी आज कह रहा है सीधा कि हम भी इस बार मोदी जी का साथ दें। सवाल आपसे है सर कि पूरी की पूरी अगर हम सारे समीकरणों को एक किनारे कर दें तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी की तुलना में कोई भी विपक्ष का नेता कहीं खड़ा होता नहीं है साहब, कोई भी नेता मोदी जी की तुलना छोड़िए, नहीं कहना चाहिए, मोदी जी के सामने दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि किसी के पास कोई स्पष्ट बाध्यता नहीं है, कोई नियत नहीं है, जनता में कोई स्वीकृति नहीं है, ऐसे उनके किए हुए कार्य नहीं है। कार्य करते भी हैं तो अभी देखिए, मैं तो मतलब एक हिंदू और सनातनी होने के नाते मेरा तो खून खोला जब राहुल गांधी बोलते हैं कि सबसे पहले तो उनकी पार्टी के नेताओं ने और उनके एलाइज ने पहले सनातन धर्म को गालियाँ दी। क्या क्या शब्द नहीं कहे, उन शब्दों का मैं प्रयोग भी नहीं कर सकता। अभी देखिए एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था राहुल जी का, मुझे तो तरस आता है कि मतलब किस तरह का व्यक्ति है, क्या पढ़ाया जाता है उसको, कितनी स्क्रिप्ट बताई जाती है। वो कह रहे हैं हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म, उसमें एक शक्ति होती है, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। ये शब्द भारत देश में शक्ति, माँ लक्ष्मी का रूप, माँ काली का रूप, माँ दुर्गा का रूप, और हमारी जो नारी शक्ति है उनमें हम दुर्गा और लक्ष्मी का रूप ढूंढते हैं। आप कह रहे हो उस शक्ति से लड़ रहे हैं। उस शक्ति से लड़ने वाले क्या, उनकी तरफ आंख उठाकर देखने वाले भी निपट गए। देखना राहुल गांधी, तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुमने शक्ति को ललकारा है, अब देखना शक्ति का कमाल। जब मैं चल रहा था गांव में, तमाम जगह जा रहा था, पाइपलाइन पड़ी हुई थी। चहर जी, उस वक्त भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये पाइपलाइन क्या है, हालांकि आपने एक बार जिक्र किया था लेकिन फिर बातचीत के बीच में वो रह गया। पाइपलाइन वो क्या थी और क्यों गांव की पगडंडियों पर वो लगाई जा रही है? देखिए साहब, मेरे जीवन का अगर कोई बड़ा सपना था, मेरे जीवन का, एक तो था भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर का निर्माण, धारा 370 का हटना, क्योंकि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा हूँ। दूसरा था कि जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ वहाँ पानी की समस्या है सदियों से,
खारा पानी है, फ्लोराइड युक्त पानी है, कड़वा पानी है, प्रदूषित पानी है, पीने योग्य पानी नहीं है। और ये आज से नहीं है साहब, सदियों पहले, सदियों का अर्थ हो गया जब अकबर बादशाह के रूप में मुगल काल में, जिसकी राजधानी फतेहपुर सीकरी था, अकबर फतेहपुर सीकरी से छोड़ के चला गया था आगरा। वो इसलिए चला गया कि फतेहपुर सीकरी में पेयजल की गंभीर समस्या थी। वो पानी की समस्या का निदान नहीं करा पाया, समाधान नहीं करा पाया। वो अलग बात है, अकबर महान कहलाया, लेकिन महान वाले काम नहीं थे। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, 2019 में जब सांसद बना तो जल जीवन मिशन आ गया। मोदी जी एक बड़ी योजना लेके आ गए, हर घर नल हर घर जल। तो जल जीवन मिशन के अंदर ये योजना आई। मेरा सौभाग्य था कि जल जीवन मिशन में जो जल शक्ति मंत्रालय हमारा, उसकी कमेटी का मैं मेंबर भी बन गया, पार्लियामेंट्री कमेटी का। तो मेंबर बनने के बाद मैंने वो अपनी लड़ाई प्रारंभ कर दी, पार्लियामेंट के अंदर रेस भी किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला और उनसे मैंने एक ही बात मांगी। मैंने कहा साहब आप और चाहे कुछ देना चाहे मत देना, अभी मेरे यहाँ की पानी की समस्या का स्थायी समाधान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा साहब ज़मीन से नहीं होगा, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। वाटर कंजर्वेशन भी हम कर रहे हैं, लेकिन जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। एक ही उपाय है, नदी से पानी आना, और नदी है गंगा। तो गंगा का पानी, तो उन्होंने कहा बड़ी योजना होगी। तो मैंने कहा साहब मोदी जी आप ही कर सकते हैं, क्षेत्र की जनता भी ये कह रही है, मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी ने वो योजना बनवाई। आगरा के साथ, हमारे ज़िले के साथ साथ फिर मथुरा को भी जोड़ा, और फिरोजाबाद के 3 ब्लॉक। ऐसे एटा की गंग नहर से 4000 करोड़ की योजना मंजूर हुई, स्वीकृत हुई, उसके टेंडर हुए। मेगा कंपनी है, वो घर घर नल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डालने का काम कर रही है। एनसीसी है, वो 17 बड़े बड़े जलाशय बना रही है, अंडरग्राउंड जलाशय। तो एक बड़ी योजना है। अब तक लगभग 500 गाँव में वाटर ये पाइपलाइनें बिछ चुकी हैं, और 2024 के अंत तक हर घर में नल, और हर घर में नल से सबको मिलेगा गंगा जल। ये काम पूरा होने जा रहा है। तो मेरा एक बड़ा सपना पूरा होने जैसा है। चुनावी सफर हमारा लगातार चलता रहेगा इंडिया डेली लाइव पर, और हमारे साथ राजकुमार चहर जी थे, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस वक्त प्रत्याशी के तौर पर फतेहपुर सीकरी में डेरा डाले हुए हैं। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन शेरा माहर के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।